हेलो फ्रेंड्स, अचीव मास्टरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फोरू बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। आज का काम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे, ये सब मिलके एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वो चीज है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फोरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है जो आज के हर इंसान को कनेक्ट करता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालते हैं। अब आप पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डिमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली, और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब एक्सटर्नल हैं। और जब हम इन चीजों से अपने पीस को जोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फरू बताते हैं कि अगर हमें इनर पीस चाहिए तो हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं। जॉब मिलती है या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की जरूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब चीजों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स की तरह सोचें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। यह फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे किसी ने आपकी बात काट दी, या आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया, इन सब में आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या कामली हैंडल करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीजों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरीली स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप कामली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यह सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फोरू का मानना है कि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डिकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, ना कि फेलियर की तरह। फोरू बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बेहद सी चीजों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी सकते हैं। और जब हम खुद के एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पर फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड हो जाता है। फरू कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी जिंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटकम और अटैच टू प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, और यही रियल सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ में क्लैरिटी और काल्मनेस आ जाएगी। इस तरह स्टोइक फिलॉसफी और डेरियस फोरू की सिंपल येट पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के तेज और कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर से आती है, और उसका रास्ता यही है कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं तो शायद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर जरूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं, और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन्हीं इमोशंस और थॉट्स को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। और यही काम करती हैं वो चिट्ठियां। हर एक लेटर जैसे एक छोटा सा मेडिटेशन हो। इस किताब में हर एक लेटर 2 से 4 पेज की होती है, लेकिन उसके अंदर जो बात कही जाती है वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक खास थीम पर बेस्ड होती है, जैसे फियर, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, चेजिंग वैलिडेशन या फिर लेटिंग गो। और क्योंकि ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस होती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातों को कागज पर पढ़ रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाती है और फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढती है, लेकिन वो जवाब हमें खुद के अंदर ही मिलता है। जैसे कि एक लेटर में फियर की बात होती है। हम सभी किसी न किसी डर से जूझ रहे होते हैं, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का, कभी अकेले रह जाने का। लेकिन इस लेटर में बताया गया है कि डर को अवॉइड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना और उसका सामना करना। ये डर हमें कुछ सिखाने आया है, ना कि हमें रोकने। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उसे पूछते हैं कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तो हमें क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर एक दूसरी लेटर में ओवर थिंकिंग की बात होती है। ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी, या फिर हम फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं। ये लेटर हमें सिखाती है कि सोचते रहना सोल्यूशन नहीं लाता, बल्कि और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये लेटर हमें ग्राउंडेड होने का तरीका सिखाती है। काम करो कि जो होना है वो होगा। हर चीज को बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। एक और पावरफुल लेटर होती है वैलिडेशन के बारे में। हम सब किसी न किसी तरह से लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या रियल लाइफ में तारीफ हैं। हम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। लेकिन ये लेटर एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि हमारी वैल्यू पहले से है, हमें उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये लेटर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत हैवी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक दोस्त ने हमें एक ऑनेस्ट चिट्ठी लिखी है जो हमें सच के थोड़े करीब ले जा रही है। हर लाइन में एक ऑनेस्टी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, और शायद इसीलिए ये लेटर्स इतनी कनेक्ट करती हैं। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ा रुकें, सोचें और उस थॉट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। ये लेटर्स कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश जमीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हमें हर आंसर अभी नहीं चाहिए, बस हमें ये जानना है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक खास बात यह है कि ये रिपीटेबल है।
आप आज कोई लेटर पढ़ें, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा उसी लेटर को पढ़ें तो उसका मीनिंग और भी गहरा लगता है, क्योंकि हर बार हम किसी न्यू थॉट या फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे कि मेडिटेशन में हम रोज वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स भी हर बार नए मीनिंग ले आती हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ना एक तरह से खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करने जैसा है। जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ अनलॉक करती है, कभी पुरानी यादें, कभी कोई बैरिड फीलिंग, कभी कोई क्लैरिटी, और उस मोमेंट में हम थोड़ा सा खुद को बेटर समझ पाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद से जुड़ने की एबिलिटी। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ होती हैं, जैसे ग्रीफ या लोनलीनेस पर लिखी गई हैं, लेकिन ये दर्द भी बेहद ऑथेंटिक तरीके से शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमें बस स्ट्रांग बनो या पॉजिटिव सोचो कहा जा रहा है, बल्कि ये लेटर्स हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ें। इन लेटर्स को किसी भी ऑर्डर में पढ़ा जा सकता है, कोई रूल नहीं है कि किसे पहले पढ़ना है। जिस दिन जैसा फील हो रहा है वैसी लेटर उठा लो। ये फ्रीडम भी बहुत सूदिंग लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होते। कभी कभी हमें पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिले। हर लेटर एक जेंटल पॉज है। ये हमें तेज दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक देती है। ये सिखाती हैं कि हर आंसर जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी बस बैठकर सुनना होता है अपने मन की आवाज को, अपने दिल की विस्पर्स को। और इन लेटर्स में वो शांत आवाज मिलती है जो कहती है, इट्स ओके, यू आर डूइंग फाइन, जस्ट ब्रीथ। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बेहतर बनने की जरूरत नहीं बताती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत इनफ हो। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर लेटर एक गिफ्ट है, माइंड के लिए, हार्ट के लिए और सोल के लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक किताब पढ़ने का नहीं होता, बल्कि एक जर्नी का होता है। ऐसी जर्नी जो बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और यही जर्नी सबसे खूबसूरत होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हों, लो फील कर रहे हों, या बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हों, तो इन लेटर्स की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस वर्जन की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा से थे, बस भूल गए थे। और हर बार आपको याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में हम सबको एक चीज लगातार खींच रही है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर पल कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, और हमारा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट में फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में करना क्या था। यही है वो डिजिटल नॉइज जिसके बारे में डेरियस फारू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये नॉइज बस आवाज नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को क्वाइटली खा रही है। फारू कहते हैं कि हमारी अटेंशन सबसे कीमती चीज है। ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो एफर्ट और अटेंशन के बिना नहीं होता, और वही हमारी एनर्जी को एग्जॉस्ट करती है। और अगर हमारी अटेंशन स्कैटर्ड रहेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट और अल्टीमेटली हैप्पीनेस सब इंपैक्ट होती है। वो हमारी अटेंशन के यूज पर ही डिपेंड करता है, चाहे वो लर्निंग हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर गोल्स हो या सेल्फ ग्रोथ। हर चीज के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना होता है। लेकिन जब ध्यान ही बटा हुआ हो, जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पर चले जाते हैं, जब हर बीप पर हमारा माइंड वंडर कर जाता है, तो हम किसी भी चीज में गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते। सोचो, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फोन चेक करते हैं, तो ना हम उस दोस्त को पूरी तरह सुन पा रहे होते हैं और ना ही उस कनेक्शन को ट्रूली महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और माइंड बार बार किसी दूसरे थॉट या अलर्ट की तरफ भाग रहा होता है, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन को भी साइलेंटली खत्म कर रहा होता है। फरो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैल्यूएबल्स को लॉक में रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी कॉन्शियसली गार्ड करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है, और हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं, और हम बिना सोचे समझे वो अटेंशन बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में। धीरे धीरे हमारा माइंड शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सटल होती है, इसलिए हम उसे तुरंत महसूस नहीं करते। लेकिन जब दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, तो लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, हाफ डन वर्क, स्कैटर्ड थॉट्स और परपेचुअल डिससेटिस्फैक्शन। फरू कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस।
हमें ये समझना होगा कि क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। एक पावरफुल पॉइंट जो वो बताते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, या जब हम एंग्शियस फील करते हैं, या जब कोई कन्वर्सेशन हमें इमोशनली चैलेंज करती है, हम फोन उठा लेते हैं, फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। वो टेम्पररी एस्केप हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी कैपेसिटी को कमजोर करता है। फोरू सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने दिन को ऐसा डिजाइन करना चाहिए जहां हमारी अटेंशन सेफ रहे। इसका मतलब है कि हमें इंटेंशनल बनना पड़ेगा। क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है, ये डिसाइड करना होगा। हर बार फोन पर हाथ जाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरे गोल को सपोर्ट करता है? क्या ये मुझे क्लियर करता है या और कंफ्यूज करता है? वो मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में भी बात करते हैं। कैसे दिन की शुरुआत का तरीका पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर हम उठते ही फोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो हमारा माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि दिन हमें कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल चीजों में लगाएं, जैसे जर्नलिंग, रीडिंग, साइलेंस, डीप वर्क, तो हमारी अटेंशन धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है। इस अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फोरू कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक्स का यूज करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स क्रिएट करना, डिजिटल डिटॉक्स लेना और सबसे जरूरी बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना। जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहते हैं तो शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बोर्डम आइडियाज में बदलने लगता है, क्लैरिटी में बदलने लगता है। हमारे बेस्ट थॉट्स तब आते हैं जब हम बस सोच रहे होते हैं, ना कि किसी फीड में डूबे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जब वो बताते हैं वो है डीप वर्क और शैलो वर्क का फर्क। बहुत बार हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं करते। हम ईमेल्स रिप्लाई कर रहे होते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं, टैब स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी डीप नहीं होता। डीप वर्क वहीं पॉसिबल है जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां हमारा दिमाग फ्लो में जा सके, और उस जोन में पहुंचने के लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी सफर करती है। हम सोचते हैं कि स्क्रोलिंग से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। माइंड ओवरवेल्म हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और खुद पर डाउट होने लगता है। फरू कहते हैं कि असली इंस्पिरेशन साइलेंस से आती है। जब माइंड क्वाइट होता है तभी वो ऑब्जर्व कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उनका पूरा मैसेज यही है कि डिस्ट्रैक्शन की प्राइस सिर्फ समय नहीं होती, वो हमारी पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी आइडेंटिटी तक को अफेक्ट करती है। जब हम बार बार किसी दूसरे की आवाज सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ध्यान को रिक्लेम करें, उसे उस डायरेक्शन में यूज करें जहां ग्रोथ हो, क्लैरिटी हो और मीनिंग हो। ये सब बातें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे पास ही है। बस हमें थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा करेज और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए। हम सब अपने दिन को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जहां नॉइज कम हो और पर्पस ज्यादा। जब हम अपनी अटेंशन की वैल्यू समझने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव बन जाते हैं। हम हर चीज को अटेंशन देना बंद कर देते हैं और उन्हीं चीजों को चुनते हैं जो हमारे लिए रियल में मैटर करती हैं, और यही ध्यान से जीने की शुरुआत होती है। फोरू हमें डराते नहीं हैं, वो इंस्पायर करते हैं। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई दोस्त धीरे से कह रहा हो, तू कैपेबल है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा। और शायद यही बात हमें अंदर तक छूती है। वो हमें सिखाते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन को बचा लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अगली बार जब हम बेवजह फोन उठाएं तो बस एक पॉज लें, खुद से पूछें, क्या मैं अपना सबसे कीमती एसेट किसी और को दे रहा हूं? अगर आंसर हाँ है तो चॉइस हमारे पास है, उसे वापस लेने की, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की और डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी अपनी क्लैरिटी को बचाए रखने की। यही फोर का सच्चा मैसेज है, अटेंशन को बचाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली पावर है। कई बार हम रात को लेटकर सोचते हैं, काश उस वक्त ये किया होता, काश उस बात को सीरियस लिया होता, काश उस इंसान से खुलकर बात की होती। ऐसे काश ही तो असली रिग्रेट होते हैं। डेरियस फोरो इस इमोशन को बड़ी सादगी और सच्चाई से समझाते हैं। उनके मुताबिक रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमसे कोई गलती हो गई, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो दिल के सच से अलग होता है, तब रिग्रेट धीरे धीरे अंदर पनपता है। हम सब ने कभी न कभी ये फील किया है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिल से ठीक नहीं लगता, लेकिन हम करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या यही करना चाहिए। ये छोटी छोटी मिसमैचेस ही बाद में बड़े रिग्रेट में बदल जाती हैं। फरू यही कहते हैं, रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका ये नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम खुद से बार बार पूछते रहें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? ये सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इमेजिन करो, अगर हर दिन हर डिसीजन से पहले हम खुद से ये पूछें कि क्या ये मेरे लाइफ के पर्पस से अलाइंड है, तो शायद हम बहुत सारे गलत स्टेप्स बचा सकते हैं।
अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, सेम रूटीन, सेम जॉब, सेम कंप्लेंट्स, बिना ये सोचे कि क्या ये सच में वही चीजें हैं जो हमें फुलफिल करती हैं। फरो यही पैटर्न तोड़ने को कहते हैं। वो बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब हमें किसी चॉइस पर रिग्रेट होता है तो वो हमारे अंदर की किसी इग्नोर्ड ट्रुथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर किसी जॉब को लेकर रिग्रेट हो तो शायद वो जॉब हमारे पैशन या वैल्यूज से मेल नहीं खा रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर पछतावा हो तो शायद हमने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किया था। रिग्रेट एक फीडबैक है, एक मिरर जो दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से समझौता किया। अब सोचो, अगर हम ये समझ जाएं कि रिग्रेट अवॉइड करने का तरीका यही है कि हम अलाइंड रहें, यानी जो सोचें वो बोलें और जो बोलें वही करें, तो लाइफ में क्लैरिटी खुद ब खुद आने लगती है। फोरो हमें इनकरेज करते हैं कि हम प्रोएक्टिव बने, यानी पहले इसे सोचें और डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तब हम वैल्यूज बेस्ड डिसीजंस ले पाएंगे। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मीनिंग देती हैं। फोरो कहते हैं कि अगर हम खुद के लिए क्लियर नहीं हैं कि हमारे वैल्यूज क्या है तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने लगते हैं, और जब दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कई बार रिग्रेट इमीडिएट नहीं आता। आज हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वही छोटी चीज भारी लगने लगती है। ईयर्स लेटर हम रियलाइज करते हैं कि हमने अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया, अपनी आवाज को दबाया, अपनी प्रायोरिटीज को पोस्टपोन किया। फोरो कहते हैं कि फ्यूचर रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका है प्रेजेंट में कॉन्शियस चॉइसेस लेना। उनका फोकस इस बात पर भी है कि हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए, रिग्रेट को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं कि रिग्रेट को गिल्ट में बदलना जरूरी नहीं है, इंस्टेड उसे एक गाइड की तरह देखो जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अब क्या बदलना है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है जब हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। एक और लेयर जो फोरो इस डिस्कशन में जोड़ते हैं वो है टाइम की इंपॉर्टेंस। टाइम वो रिसोर्स है जो सबसे जल्दी खत्म होता है, और रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम सोचते हैं मेरे पास और टाइम होता तो मैं ये करता, लेकिन सच ये है कि टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसलिए हमें आज ही ये क्लैरिटी चाहिए कि हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो काम जो हम रोज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराएगा? यहां पर फोरो बार बार ये अर्ज करते हैं कि अपने एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। क्या हम अपने लाइफ डिसीजंस अपने डर से ड्रिवन होकर ले रहे हैं या अपनी वैल्यूज से? क्या हम वैलिडेशन के लिए किसी और की लाइफ जी रहे हैं या अपनी सच्ची इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे हमारी चॉइसेस क्लियर होने लगती हैं। अब ये मत समझो कि फोरो किसी आइडियलिस्टिक वर्ड की बात कर रहे हैं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो कॉम्प्रोमाइज हमारी किस वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट करता है। अगर हमें समझ है तो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि रिग्रेट से बचना है तो बस रिस्क मत लो, लेकिन फोरो इसे गलत मानते हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जो हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह से जीने से डरना, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी टैलेंट को सप्रेस करना, ये सब साइलेंट रिग्रेट्स बन जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं लिव लाइफ बोल्डली बट वाइजली। अपने हार्ट की सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शन लो लेकिन वैल्यूज से अलाइंड रहकर। ये सारी बातें बड़ी रियल और रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर होते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान पर बिना पर्पस वाला और एक मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा हुआ। फोरो यही कहते हैं चूज द सेकंड वन, क्योंकि वही रिग्रेट फ्री लाइफ की शुरुआत होती है। अगर आप किसी क्रॉस रोड पर हो, किसी कंफ्यूजन में हो कि क्या करना सही है, तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? ये सवाल एक कंपास की तरह है, ये आपको डायरेक्शन देगा जब माइंड कंफ्यूज्ड हो, जब वर्ड लाउड हो, और यही डायरेक्शन आपको उन रिग्रेट से बचाएगी जो दिल में सालों तक चुभते रहते हैं। फोरो की बातों से ये साफ होता है कि रिग्रेट कोई एनिमी नहीं है, ये एक टीचर है, लेकिन उससे सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए और पूछना आना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए? अगर हम रोज थोड़ी देर रुककर ये सवाल पूछें तो शायद हमारी जिंदगी रिग्रेट फ्री नहीं तो कम से कम रिग्रेट अवेयर जरूर हो सकती है। रियलिटी क्या है? ये प्रोसेस क्लैरिटी देता है और कई बार डर की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। एक और आइडिया जो बहुत ब्यूटीफुल है वो ये कि डर की वजह से रिग्रेट मत पालो। सोचो, अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि डर लग रहा है और बाद में आपको उस डिसीजन पर रिग्रेट हो जाए, तो वो डर कितना महंगा साबित हुआ। फोरो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फियर से ज्यादा डेंजरस है लॉन्ग टर्म रिग्रेट। इसलिए टेम्पररी डिस्कंफर्ट से मत डरो, वो आपको हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गर बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद।